उसके बाद है मोलर कंडक्टेंसी। इट इज द कंडक्टेंसी ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल of electrolyte dissolved in V volume of solution placed in between electrolytes at unit distance and area of electrode so large that complete solution lies in between them। इसमें ये बताया गया है कि इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, V वॉल्यूम सॉल्यूशन लिया हुआ है और उसमें ये यूनिट डिस्टेंस और एरिया इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। उसके अंदर कंडक्टेंसी क्या आएगी, यूनिट डिस्टेंस या यूनिट वॉल्यूम डिस्टेंस में कितनी कंडक्टेंसी आएगी, वो है मोलर कंडक्टेंसी। लेट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी अब कंडक्टेंसी ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें मान रखिए कंडक्टेंसी यूनिट क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंसी क्या है, कप्पा है। तो कंडक्टेंसी ऑफ V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी V वॉल्यूम के लिए कप्पा इंटू में V। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन C बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जितने मोल होते हैं, मोल में यदि हम किससे डिवाइड कर दे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वो कंसंट्रेशन आ जाएगी इन लीटर, ये लीटर में होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन C बराबर क्या हो जाएगी, यदि 1 मोल के लिए निकालते तो 1/VL हो जाएगी, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/C कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 मोल के लिए वॉल्यूम का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगी 1/C और ये हो जाएगी कप्पा अपॉन C। तो डायरेक्टली हम इस चीज को याद रख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कप्पा अपॉन में ये मोलरिटी रखी गई है, ये C कंसंट्रेशन मोलरिटी के फॉर्म में रख दिया है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंसी क्या हो जाएगी, कप्पा अपॉन में मोलरिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स या साइमन डेसीमीटर इनवर्स, मोह डेसीमीटर इनवर्स हो जाएगा। किस तरीके से निकाला इसका फॉर्मूला, कप्पा का फॉर्मूला होता है ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये जो कप्पा होती है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका वो होता है ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स, और जो M है मोलरिटी मोल पर लीटर होती है। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद यही आता है इसमें ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स, सॉरी ये जो ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स लिख रखी है ये कप्पा की यूनिट लिख रखी है, ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स, साइमन डेसीमीटर इनवर्स और मोल डेसीमीटर इनवर्स जो कप्पा की यूनिट लिख रखी है, और इसमें मोल पर लीटर से डिवाइड करके हम इसकी यूनिट निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 10 डेसीमीटर, यानी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml भी बोल सकते हैं। और 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं, 1000 ml मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब इसको डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, तो 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर, तो यानी 1 डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। यानी 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml या 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1/10 मीटर 1/10 मीटर 1/10 मीटर 1/1000 मीटर क्यूब, तो यानी इसमें यदि 1 लीटर की बात करते तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर बराबर। 1 लीटर बोल दो जी, 1000 ml बोल दो या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या 1 डेसीमीटर क्यूब बोल दो या 10⁻³
मीटर क्यूब बोल दो, एक ही बात है। ये वही लाइन आएगी, 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कप्पा अपन मोलरिटी, मोलरिटी मोल पर लीटर होती है, और कप्पा अपन एम मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इनकी यूनिट निकालने की बात, यूनिट किस तरीके से निकली वो चीज़ चल रही है यहाँ पे, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। और यदि इसकी यूनिट कप्पा की, ये बताया हुआ है कप्पा की यूनिट यदि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रखते हैं, कप्पा की यूनिट किस में रखते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रखते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1000 अपॉन में मोलरिटी। इसको 1000 से कप्पा अपॉन मोलरिटी को यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ जो अपने निकाली थी वो यूनिट निकाली थी ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स में, साइमन डेसीमीटर इनवर्स में निकाली थी। ठीक है, उसके बाद इसको यदि कप्पा अपॉन में 1000 इंटू में मोलरिटी इस तरीके से निकालते तो इसकी जो यूनिट होती है कप्पा की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स में होती है। यानी कप्पा अपॉन में एम में अभी 1000 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट इसकी किस में हो जाएगी, साइमन मीटर इनवर्स में। यहाँ इसमें लिख रखी है, इनके तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख रखा है। देखो मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले हमने क्या निकाला, कप्पा अपॉन में मोलरिटी, कप्पा अपॉन में मोलरिटी, कप्पा अपॉन में मोलरिटी। कप्पा अपॉन मोलरिटी कब रखा, जब इसकी यूनिट कप्पा की यूनिट हमने क्या रखी, साइमन डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, तब ये आ गया। लेकिन जब इसकी डेसीमीटर की जगह सेंटीमीटर इनवर्स रखते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इसको मीटर इनवर्स में करते हैं कप्पा को तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये बताया हुआ कि जब ये फॉर्मूला होता है तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आएगी साइमन डेसीमीटर इनवर्स डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। यानी इसको सोल्व करने के बाद आएगा साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि साइमन डेसीमीटर इनवर्स तो किसकी, कप्पा की यूनिट है, और मोल डेसीमीटर क्यूब यहाँ रखेंगे इसकी मोलरिटी की रखेंगे, डेसीमीटर क्यूब में रखेंगे यहाँ भी मोलरिटी की यूनिट। तो इसकी जो यूनिट आएगी इसमें आएगी साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, जब इसकी यूनिट हमने क्या रखी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रखी है, तो इसकी यूनिट क्या जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी जो अब इसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कर देना है। यहाँ मीटर इनवर्स है तो मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कर देना है। ठीक है, यहाँ आ रहा है डेसीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी की ये स्क्वायरिंग हो जाएगी, डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आ जाएगी। साइमन को मोह भी लिख सकते हैं, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर को साइमन मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके ये चेंज हो सकता है इस मीटर स्क्वायर में। उसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी। मोलर कंडक्टिविटी के बाद आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी। इट इज द कंडक्टेंसी ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या ले लिया, ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V वॉल्यूम ऑफ solution that is placed in between two electrodes that are so large and distance in between them in 1 unit. 1 gram equivalent of electrolyte is dissolved in V volume of solution. कंडक्टेंसी ऑफ 1 यूनिट क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंसी। मान रखा इसमें के उसी तरीके से इसको हम सोल्व करने के बाद में देखते हैं कि जो
मोलर कंडक्टिविटी निकालते थे के इंटू में भी, इसी तरीके से इसको भी निकालते इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू में भी वॉल्यूम। इसी तरह 1 मोल के लिए भी वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, कप्पा अपॉन में नॉर्मेलिटी। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी में वहाँ नॉर्मेलिटी लेंगे, बस कप्पा अपॉन, वहाँ जहाँ कप्पा अपॉन में एम मोलरिटी थे वहाँ कप्पा अपॉन में नॉर्मेलिटी करना है। इनके अब सबके कप्पा अपॉन में कप्पा अपॉन में कप्पा अपॉन में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया, इसी को 1000 से डिवाइड कर दिया तो मीटर इनवर्स में आ गया। कुछ नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करे, डिवाइड नहीं करे तो डेसीमीटर इनवर्स आ गया। ये डेसीमीटर इनवर्स है तो डेसीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर इनवर्स है तो मीटर स्क्वायर है। जहाँ उसे मोल कंडक्टिविटी में मोल इनवर्स लगा देते, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लगाएंगे। यहाँ से इसको चेंज करना होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब रिलेशन देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से कैसे निकालेंगे, इसको एक्स फैक्टर या बैलेंस फैक्टर इसको बोलते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन इसको डायरेक्टली याद कर लो आप, क्या डेरिवेशन देखना है इसमें, इसके ये होता है, इसका इस तरीके सोल्व करने के बाद इसको एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 N solution of an electrolytic cell is 210 ohm at 298 Kelvin with a cell constant of 0.88 centimeter inverse. कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकलवाइए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी पूछी है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, कितनी है 0.01 N नॉर्मेलिटी, सॉरी इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.10 N लगा हुआ, नॉर्मेलिटी दी हुई है और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 210 ओम। आर की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है और 298 केल्विन पर। ये सेल कांस्टेंट दिया हुआ है यानी एल अपॉन में ए का मान दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट यानी एल अपॉन ए दिया हुआ है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी अपन कैसे निकालते हैं, के अपॉन में एन इंटू में 1000 निकालते हैं। और के का मान कैसे निकालेंगे, एल अपॉन में ए इंटू में, के का मान निकालते हैं 1 अपॉन में आर इंटू में एल अपॉन में ए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे, एल अपॉन में ए की वैल्यू रखेंगे, नॉर्मेलिटी की वैल्यू रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अभी ये जो मान आया है किस में आया है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स में आया है, क्योंकि ये जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू किस में दी हुई थी, सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई थी सेल कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये जो मान जो आएगा वो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोल the solution of an electrolyte was found to be 210 ohm at 25 degree Celsius. Calculate the molar conductancy of the solution at 25 degree Celsius in Simon meter square mole inverse. सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर जो मोल में वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ से हमने क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है इसमें। तो इसी तरीके से 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन में ए, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू रख दी, एल अपॉन ए रख दिया। यहाँ पर मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है 0.01 और यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया कि ये जो वैल्यू आई है किस में आई है, ये जो वैल्यू आई 419 सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है। इसको अपन किस में चेंज किया है, पहले मीटर स्क्वायर में चेंज किया है, साइमन मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। तो इसमें ये 10 की पावर 4
10 की पावर 4 से भाग दिया या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -4 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। या हम डायरेक्टली ये इक्वेशन रख सकते हैं इसमें, साइमन मीटर स्क्वायर के लिए 1/r इंटू एल अपॉन में ए इंटू में इसे डिवाइड बटा में 1000 इंटू में एम, ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं अपन डायरेक्टली। इसका स्टार्टिंग में 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसमें जो इक्वेशन आ जाएगी वो किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ओके उसके बाद अगला द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 m solution of electrolytic cell was found to be 45 ohm. Calculate molar conductance of the solution if the electrode in the cell are 2.2 cm apart and have an area of 3.8 cm square। क्या मोलरिटी दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंसी कैलकुलेट करवाइए, मोलर कंडक्टेंसी कैलकुलेट करवाइए। क्या दिया हुआ है, एल की वैल्यू और ए की वैल्यू अलग अलग दे दी, यहाँ पर एल अपॉन ए की वैल्यू दे दी है और मोलरिटी इसमें दे दी हुई है। और यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे एल और ए किस में, सेंटीमीटर में, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी 25.73। इसको अपन डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे इसको डेसीमीटर में क्या हो जाएगा, 0.2573 डेसीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 की पावर -4 से। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -4 से, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इसी को हमने 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, या इसमें ये 100 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा, वही बात कर रही है। इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वैसे आगे आ जाएगा कि एल्ट्रोसिफर को ऑथराइज की मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकलवाई है, तो इसके लिए अपन देखेंगे किसके कितने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंसी जो अपने पास आई है उसमें वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी आ जाएगी। Equivalent conductancy of 0.1 N solution of calcium iodine is 100 Simon centimeter square gram equivalent inverse at 298 Kelvin. Cell constant of the cell is 0.25 centimeter inverse. How much current will flow when potential difference between the electrode is 5 volt? इसमें क्या पूछा है, करंट पूछिए, वॉल्यूम ये पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, आई पूछा है, और इसमें हमें आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी दी हुई है और सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका मान दिया हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1000 करेंगे और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। उसके बाद द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 NaOH सॉल्यूशन इज 0.022 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी दी हुई है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.n सॉल्यूशन इज एडिड द कंडक्टिविटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड to 0.0055 Simon centimeter inverse. The equivalent conductancy in Simon centimeter square gram equivalent inverse of NaCl solution is किस में होगी, सेंटीमीटर में ही पूछी है इसमें। और इसमें दिया क्या हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है NaOH का, एक दिया हुआ है HCl का। इन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो इनकी
रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो ये हो जाती है 0.0055। और उसके बाद इसकी पूछी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी क्या रहेगी। ओके, यहाँ इसमें दिया हुआ है पहले जो कंडक्टिविटी थी NaCl की दी हुई है, सॉल्यूशन की ये हो जाती है, तो हमको सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, नॉर्मेलिटी दी हुई है NaOH की और HCl की, इसको मोलरिटी में चेंज करना है, तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी तो सेम ही आएगी। और यहाँ से इनके मोल निकालेंगे, OH के 0.1 मोल है, 0.1 वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और इसके कितने हैं मोल, कितने 0.1 वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद इनका जो मोल रहेगा तो कितना रहेगा 0.1 वॉल्यूम और NaCl का इस तरीके से NaCl का भी हमको 0.1 ही मिलेगा, क्योंकि 0.1 Na प्लस और 0.1 Cl, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना 0.1 ही हमको NaCl मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है इसकी अपन निकालते हैं मोलरिटी, तो 0.1 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम 2V, तो यहाँ से आ जाए 0.05 मोलरिटी। ओके, और उसके बाद हमको इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी के फॉर्मूले में इसकी कंडक्टिविटी, ये जो कप्पा का मान है वो रख देंगे, और नॉर्मेलिटी जो अपने निकाली वो रख देंगे, और यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम इट्स आयनिक कंडक्टेंसी। यदि आयनिक कंडक्टेंसी दी हुई है तो उस आयनिक कंडक्टेंसी के द्वारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी या मोलर कंडक्टेंसी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। लैम्डा एम इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वहीं इसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी। ये किसकी हो जाएगी, कैटायन की, और ये किसकी हो जाएगी, एनायन की आयनिक कंडक्टेंसी। ठीक है, मोलर या इक्विवेलेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूनिट। यहाँ n प्लस और n माइनस क्या है, नंबर ऑफ कैटायन गिवन बाय वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कैटायन और एनायन, कितने कैटायन और कितने एनायन वो दिया हुआ है। ये है चार्ज ऑन कैटायन और ये है चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, अब इनके द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी। सबसे पहले दिया हुआ है NaCl किसमें टूटा, Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसमें इसके Na प्लस मतलब कितने कैटायन है, तो एक ही कैटायन है। N माइनस कितने एनायन है, एक ही एनायन है। इन पर चार्ज कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कितना 1 और नेगेटिव चार्ज कितना है 1 है। ठीक है, सबसे पहले तो निकालना सीखते कैसे कैसे निकालेंगे। इस तरीके से इसमें टोटल कैटायन कितना है 1, टोटल एनायन कितना है 2, चार्ज कितना है कैटायन का 2 और एनायन का चार्ज कितना है 1 है। ठीक है, कैल्शियम 3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम 3PO4 का होल ट्वाइस, इसमें 3 कैल्शियम 2 प्लस और 2 क्या है PO4 3 माइनस, तो 3 कैल्शियम है और 2 क्या है फॉस्फेट है, और इन पर चार्ज कितने, कैल्शियम पे 2 है, फॉस्फेट पे कितने चार्ज है 3 है। इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम आयनिक कंडक्टेंसी। मोलर कंडक्टेंसी कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम आयनिक कंडक्टेंसी। तो यहाँ सबसे पहले मोलर कंडक्टेंसी निकालेंगे इसके आयनों से, और इसमें क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी। तो मोलर कंडक्टेंसी निकालने के लिए ये जो मोलर आयनिक कंडक्टेंसी है उनको उनके
जो आयन है टोटल कैटायन और एनायन, इनसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आती है, मोलर आयनिक कंडक्टेंसी की इनकी यूनिट क्या आती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालेंगे तो इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंसी का योग हो जाएगा, इसमें इनके जो कितने कैटायन कितने आयन उससे मल्टीप्लाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी में, और इसमें यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, केस 2 इसमें क्या केस 2 कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को, यदि यहाँ पर हमने मोलर कंडक्टेंसी ली हुई है, ये क्या ली हुई, मोलर कंडक्टेंसी ली हुई है, तो मोलर कंडक्टेंसी में उसके जो आयन लिए गए हैं उसका भाग दे देंगे, n प्लस कैटायन का भाग दे देंगे 1/n प्लस मोलर कंडक्टेंसी और प्लस 1/n माइनस मोलर कंडक्टेंसी आयन एन आयन की। यदि इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंसी दी हुई तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन यदि मोलर आयनिक कंडक्टेंसी से इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंसी निकलवाई है तो उसमें उससे क्या कर देंगे, उनके चार्ज से डिवाइड कर देंगे, कितना चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे, उसके कैटायन की संख्या कितनी, कैटायन और एनायन संख्या कितनी उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे अब हमें एक सवाल दिया हुआ है, इसमें दिया गया है Na+ की लैम्डा इनफाइनाइट दी हुई है और इसमें ये कितना दिया, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है, और अब ये यहाँ याद रखना कि किसमें दिया, मोल इनवर्स में, तो मोलर आयनिक कंडक्टेंसी दी हुई है इनकी SO4 2- में का भी क्या दिया, मोलर आयनिक कंडक्टेंसी दी हुई है, और यहाँ से पूछा क्या है हमें Na2SO4 की मोलर आयनिक कंडक्टेंसी पूछी है। तो अब इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहले इनके लिखना पड़ेगा कि Na2SO4 से 2Na+ और SO4 2- बना है, तो Na+ की संख्या कितनी है 2 और SO4 की संख्या कितनी है 1 है, तो इनसे पहले मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देना है। ठीक है, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे उस 2 से और इसके 1 से मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देना है, और इसमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइस 2 एल्यूमिनियम 3+ 3SO4 2-, यहाँ मोलर कंडक्टेंसी निकलवाई तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में मोलर कंडक्टेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 मोलर कंडक्टेंसी ऑफ SO4 2- की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, उसके इससे निकालने की जरूरत नहीं होती है। इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट यूज, इनको डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है K+ और CO3- के, यहाँ पर देखो ये बताया नहीं है कि मोलर कंडक्टेंसी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी, यहाँ देख के हमको पता कर लेना है। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स में दिया हुआ है वैल्यू, इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी दी हुई है, और यहाँ पर पूछा है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी पूछी हुई है, तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे 40 + 130। ठीक है, उसके बाद यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स दिया हुआ है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी दी हुई है, लेकिन मोलर कंडक्टेंसी पूछी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को डायरेक्ट जोड़ के हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकाल लेंगे 170, और उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बैलेंस फैक्टर से, तो क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंसी आ जाएगी, बैलेंस फैक्टर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसकी मोलर कंडक्टेंसी आ जाएगी। उसके बाद इसमें इसके मोल इनवर्स यानी मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी पूछी हुई है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालने के लिए तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, यानी ये जो दी हुई है उसमें उसको इससे डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्या दी हुई है, 1 है कैटायन की, एनायन की संख्या कितनी है, इसमें 2 है।
तो ये चार्ज है इसके। ये उल्टा लिख दिया इसको। हमें इसमें इसकी चार्ज चाहिए होता है, 2 चाहिएंगे और इसमें ये 1 चाहिए ना, ये एक यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। या फिर हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 50 + 180 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उसके बाद इसका जो बैलेंस फैक्टर आता है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। बैलेंस फैक्टर कितना है, टोटल 2 आएगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना है। 50 + 60 2, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंसी, किसके कंडक्टेंसी पर कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंसी कम होती है। टेम्परेचर ज़्यादा, कंडक्टेंसी ज़्यादा। पोलैरिटी ज़्यादा, कंडक्टेंसी ज़्यादा। डाइल्यूशन बढ़ाने पर भी कंडक्टेंसी बढ़ती है। विस्कोसिटी बढ़ाने पर कंडक्टेंसी कम होती है और सॉल्यूशन बढ़ाने पर भी कंडक्टेंसी कम होती है। अब इनको एक एक करके सभी पॉइंट को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिव्स मोर नंबर ऑफ आयन, ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होने की वजह से क्या होती है, हायर कंडक्टेंसी होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट गिव्स लेस नंबर ऑफ आयन्स, लोअर कंडक्टेंसी रखता है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, जिससे नंबर ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टेंसी बढ़ती है। वहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस वजह से कंडक्टेंसी क्या बढ़ती है। यानी दोनों ही केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की नेचर क्या करें, सबसे पहले विस्कोसिटी आती है। सॉल्वेंट की क्या है, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी बढ़ाने से क्या होता है, मूवमेंट जो होगा आयन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मूवमेंट कम होने से कंडक्टेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। सॉल्वेशन ऑफ आयन, सॉल्वेशन कर देते हैं उनका। सॉल्वेशन ऑफ आयन करने से उनका जो साइज होता है आयन का वो बढ़ जाता है, रेडियाई, ये साइज बढ़ जाता है। वेलोसिटी ऑफ आयन क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो कंडक्टेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी बढ़ाने से सॉल्वेंट की क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ आयन बढ़ने से कंडक्टेंसी बढ़ जाएगी। यानी पोलैरिटी बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ाने पर भी क्या होता है, बढ़ता है। सॉल्वेशन या डाइल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी और सॉल्वेशन, अच्छा सॉल्वेशन और विस्कोसिटी दोनों क्या करते हैं, सॉल्वेशन करने पर और विस्कोसिटी बढ़ाने पर क्या होती है, उनकी कम होती है कंडक्टेंसी। अब उसके बाद आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में V वॉल्यूम ऑफ H2 यदि हमने ऐड कर दिया तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन टेक प्लेस, डाइल्यूशन हो जाएगा इसका और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा डाइल्यूशन करेंगे तो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम, यदि इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, कम हो जाती है। अगर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एज डाइल्यूशन, जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो इसमें मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी दोनों बढ़ती है, लेकिन स्लाइटली बढ़ती है, बढ़ती दोनों लेकिन स्लाइटली बढ़ती है। तो जो कप्पा है वो क्या होता है, के का मान क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, मतलब इसमें बताया मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी दोनों इंक्रीज होती है, लेकिन के का मान क्या होता है, कम हो जाता है। बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूशन क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी क्या होती है, K इंटू में V, तो इसलिए क्या होता है, V बढ़ता है लेकिन K का मान कम होता है। मतलब डायरेक्ट याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में ही क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी तो बढ़ती है लेकिन K का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की बजाय, और जो डाइल्यूशन इफेक्ट होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादा होता है। इसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो तेजी से बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंसी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। कंडक्टिविटी किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होती है और डाइल्यूशन जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है तेजी से बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण क्या है, एज डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, शार्प इंक्रीज होगी ऑफ किसकी, मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी, बट K का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट 1000 सीसी में 1000 आयन है तो 2000 में कितने हो जाएंगे, 1500 आयन। ऑन डाइल्यूशन पर सीसी नंबर डिक्रीज हो जाएगी आयन की, तो K का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डाइल्यूशन करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। यानी बस इसमें चीज याद रखनी पड़ेगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट और दोनों का डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंसी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी बढ़ती है, K का मान कम होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज़्यादा पड़ता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होती है। धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन इसकी ज़्यादा होती है और इक्विलिब्रियम में किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ये मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी दी हुई है, ये इनफाइनाइट पे दी हुई है और ये हाई स्लोप, वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्लोप ये होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्लोप ये आ जाएगा। ठीक है। कोलराउस लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कोलराउस लॉ होता है वो कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ये एप्लीकेबल होते फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें सॉल्वेंट H2 ऐड करते डाइल्यूशन कराते हैं, तो इसमें जो हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसमें क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, इंटरआयनिक अट्रैक्शन इज डिसअपीयर हो जाता है, अट्रैक्शन इसमें खत्म हो जाता है। जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, कंप्लीट इसमें डाइल्यूशन दिखाया गया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिखाया हुआ है, तो इसके बाद जो इनके इंटरआयनिक अट्रैक्शन है वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं। एसिमेट्रिक इफेक्ट नहीं शो करते ये, और नो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ना ही एसिमेट्रिक इफेक्ट शो करते हैं और ना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट शो करते हैं। In such condition, each ion in the solution migrate independently and contribute in total molar conductancy and equivalent conductancy to a definite share, and its value depend only on its self nature. It does not depend upon the nature of counter ion with which it is associated in इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये खुद की अपनी कंडक्टेंसी पर डिपेंड करती है, इनकी कंडक्टेंसी खुद के नेचर पर डिपेंड करती है, इसमें कौन से जो आयन है वो लिए गए हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। इट इज कॉल्ड कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन।
KCl का क्या है, K+ और Cl-, तो यहाँ पर जो K+ है उसकी मोलर कंडक्टेंसी कितनी दी हुई है, और ये इसको मान ले y मान लेते हैं, तो KBr का निकालेंगे तो K+ का तो वही रहेगी, और ये थोड़ी चेंज हो जाएगी इस तरीके से, NaCl में Cl की वही रहेगी, NaBr में वो Br की सेम रहेगी, इस तरीके से मतलब इनके अलग अलग अपनी खुद की बनाए रखते हैं ये। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉज लॉ, कैलकुलेशन ऑफ मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी कैलकुलेट करनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। CH3COOH कन्वर्ट हो गया CH3COO माइनस और H+ में, तो मोलर कंडक्टेंसी कैसे निकालेंगे CH3COOH की, तो इसकी कैटायन की H+ की कंडक्टेंसी इंटू इसके कितने कैटायन है वो मल्टीप्लाई करना है, प्लस में इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी और सॉरी मोलर कंडक्टेंसी और इसके कितने आयन है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंसी CH3COO से बराबर में, अब इनके एक ही है इनका मान, तो इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ इसमें ये खोल के बताया हुआ है कि CH3COONA का X दिया हुआ है, HCl की मोलर कंडक्टेंसी Y है, NaCl की Z है, तो CH3COOH की क्या होगी, तो हमको सबसे पहले ये निकालना आना चाहिए कि CH3COOH का कैसे करेंगे H+ और CH3COO- का। ओके, और CH3COONA में HCl जोड़ के NaCl- कर देते हैं, तो CH3COOH ही बन जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे CH3COONA अच्छा, ये इसको खोल के बताया हुआ है कि किस तरीके से ये बन जाएगा, यानी ये जो CH3COOH की हमको पूछी है, तो इन तीनों से हम इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि ये CH3COOH बन जाए। तो हमको क्या चाहिए, CH3 चाहिए, CH3COO चाहिए, तो CH3COO हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर है, और एक H चाहिए, H कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम इन दोनों को तो लिया, लेकिन दोनों को लेने के साथ इसके पास Cl एक्स्ट्रा जाता है, इसके पास Na एक्स्ट्रा जाता है, तो NaCl को यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे तो CH3COOH आ जाएगा। ठीक है, ये मोलर कंडक्टेंसी दी हुई थी, और यदि हमारे पास ये मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है, Al2SO4 की दी हुई है, HCl की दी हुई है, H2SO4 की दी हुई है, और हमसे किसकी पूछी है मोलर कंडक्टेंसी, AlCl3 की पूछी हुई है। तो अब इसमें से अपन को निकालना AlCl3 की, तो कैसे निकालेंगे कि हमको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, यहाँ से एल्यूमिनियम चाहिए हमको। ठीक है, और क्लोरीन चाहिए, यहाँ से क्लोरीन चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन चाहिए हमको, लेकिन हमें क्या इसमें से H और SO4 को हटा देना चाहिए, R- होगा, P और Q प्लस होगा, लेकिन कितने कितने लिए जाएंगे वो इस पर डिपेंड करेगा। तो इस इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इनके क्या करना है कि इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालने लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी कैसे निकालेंगे, P इसके कितने बैलेंस फैक्टर है, 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे, इसके बैलेंस फैक्टर भी सेम वही है, इसके बैलेंस फैक्टर कितने 2 है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी आ गई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी आ गई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को अपन डायरेक्ट जोड़ देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को हम डायरेक्ट मतलब P और Q को जोड़ना है और R को माइनस करना है, ये माइनस करके निकल आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके बैलेंस फैक्टर से जो अपन कंप्लीटली जो ये AlCl3 का जो बैलेंस फैक्टर है 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 डिवाइड 3 2 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
निकल के यहाँ से इस तरीके से आ जाएगी। पहले यदि हमारे पास थोड़ा ये आयन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है तो सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकाल लेंगे और फिर बाद में उसको वैलेंस फैक्टर से वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छे से क्लियर हो जाएगा कितने कितने इसके मोल चाहिए हमें। ओके, यहाँ पर ये डायरेक्टली सोल्व कर रखा है। यहाँ पर मैं ये जो P लिया हुआ है 6 + Q, इसमें तो इस यहाँ से तो कुछ डायरेक्टली याद नहीं होगा। ये मेथड बिल्कुल सही है, इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालनी और फिर उनको बाद में वापस से वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ क्या दिया है, इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी ही दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी ही दी हुई है, तो इसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी ही निकलवाइए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी से ये डायरेक्टली निकलवाइए तो हम इसमें से वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इनको डायरेक्ट A + B और -C कर देंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी में हमें इसके वैलेंस फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको तो डायरेक्टली इसे निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन है ये और ये, लेकिन इसमें तो क्या दिया हुआ था, इनकी मोलर कंडक्टेंसी दी हुई थी, इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी दी हुई है, तो ये इसमें ये डायरेक्ट निकल जाएगा। और वो जो है मोलर कंडक्टेंसी, वो इस पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकाल के उस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है कि इनकी मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है, मोल इनवर्स में मोलर कंडक्टेंसी दी है और मोलर कंडक्टेंसी पूछिए। तो सबसे पहले हमें कैल्शियम CaSO4 निकालना है और इसमें यानी हमारे पास ये कैल्शियम चाहिए अपने को। ठीक है, उसके बाद हमको SO4 चाहिए, तो कैल्शियम और SO4 इन दोनों को X और Z को तो क्या करना है, प्लस करना है। और हमारे पास अब क्या बच गया, यहाँ से क्या बच गया H2 और यहाँ से क्या बच गया Cl2, मतलब 2 HCl माइनस करना है, तो यहाँ से 2 HCl को क्या कर दो, 2 Y को माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे, X और Z को क्या कर देना है, प्लस कर देना है और 2 Y को माइनस कर देना है। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को निकाल के इनको जोड़ के फिर वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद है कि इनकी मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है AlCl3 HCl H2SO4 की Al2SO4 का होल थ्राइस हमें चाहिए। तो Al चाहिए अपने को, 2 ये चाहिए, 2 Al चाहिए और 3 क्या चाहिए, SO4 चाहिए। तो यानी 2x में 3z जोड़ देना है, 2 अपने को ये जोड़ देना है और 3SO4 को जोड़ देना है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बच गई, एल्यूमिनियम काम आ गया, लेकिन यहाँ पर 6 क्लोरीन बच गई, 3 दूनी 6 क्लोरीन बच गई। और यहाँ पे अपने को ये काम में लिया है, SO4 काम में ले चुके हैं कंप्लीट, और 3 दूनी 6 क्या बच गए अपने पास, H2 बच गए, तो 6 HCl को माइनस कर देना, तो इस तरीके से ये निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास ये मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है और इसमें Na2SO4 की मोलर कंडक्टेंसी निकलवाइए, किस तरीके से निकालेंगे। तो Na2SO4 की कंडक्टेंसी कैसे निकालेंगे, Na चाहिए अपने को, तो Na अपने को सिर्फ 2 ही चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 3 Na है। ठीक है, यहाँ से 2 Na ले लेंगे और SO4 चाहिए अपने को, तो SO4 किस में है, इसके पास है, तो SO4 एक ही चाहिए, तो इसके पास ऐसे एक ही है। ठीक है, दो Na यहाँ से ले लिया। अच्छा, PO4 चाहिए अपने को, अच्छा Na2SO4 अपने को चाहिए, तो अपने को 2 Na चाहिए, एक ऐसे चाहिए, तो Na अपने यहाँ से लिया, SO4 अपने ने यहाँ से लिया, तो 2 यहाँ से H और यहाँ से PO4 एक Na और एक PO4 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको माइनस करना है। तो हमारे पास है क्या, H3PO4 है, तो यानी हमें इसमें से इसको कितने करने हैं, 3 करने हैं
और इसमें से n हटाना है तो किस तरीके से करेंगे इसको कि इसमें यदि उलट पुलट हो रहा है, अपने को सेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली इनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकाल लेनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकाल लेंगे, इन तीनों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालने के बाद हमको पता है कि Na4 और H2SO4 दोनों को जोड़ना है, Y और Z को दोनों को जोड़ना है और X को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये करने के बाद यहाँ से आने के बाद इनको बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई और कर देंगे और ये निकल के आ जाएगा। थोड़ा ही डिवाइड में आने वाले जो इक्वेशन आती है, बटन जो डिवाइड आता है उनमें थोड़ा सा ये सोच याद करने की में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालेंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, मोलर कंडक्टेंसी का हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी का हो, डायरेक्ट यदि नहीं निकल रहा है तो कुछ नहीं सोचना है, पहले उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी को निकाल लेना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालने के बाद उनको देखना है कि किसको जोड़ना है और किसको हटाना है। मोलर कंडक्टेंसी पूछा है तो उसको बैलेंस फैक्टर से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी पूछा तो उसको डायरेक्टली जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है, NH4OH पूछा है, तो NH4OH पूछा है तो हमको NH4 यहाँ से चाहिए, OH यहाँ से चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, Cl को माइनस कर देंगे, तो इसमें तो कुछ घटाने बढ़ाने की इक्वेशन करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रोलाइट ये दिए हुए हैं और इनकी मोलर कंडक्टेंसी दी हुई है NH4OH की। इनकी NH4OH की निकलवाई है, तो कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए क्या, NH4 चाहिए, तो NH4 यहाँ से निकल के आएगा, OH कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, तो NH अब हमें यहाँ पे तो एक OH एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, और यहाँ बेरिलियम और Cl, हमको भी ये Cl निकालना है, यहाँ से Cl2, तो अब इसमें थोड़ी उलट पुलट हो तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकालने के बाद सबसे को जोड़ के और उनको बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन देख लेना, इसको भी इस तरीके से जोड़ घटा करके निकाल लेंगे। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, किस तरीके से निकालना है। ये एक वीक एसिड लिया है, वीक एसिड किस H+ और A- में टूट रहा है। इनिशियल इनकी कंसंट्रेशन कितनी ली हुई है, इनिशियल में पहले इसकी कितनी सी है, इनकी अभी तक 0, ये इनिशियल में। टी टाइम पर इनकी क्या हो जाती है, C × 1 - अल्फा, और इनकी क्या हो जाती है, अल्फा C और अल्फा C हो जाती है कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के ए कैसे निकालेंगे, H+, A- और HA। इनकी कंसंट्रेशन, HA की कंसंट्रेशन कितनी है, अल्फा C, A- कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा C, और HA की कंसंट्रेशन क्या है, C × 1 - अल्फा। तो के ए क्या आ जाएगा, अल्फा² C/1 - अल्फा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना कि ए बराबर क्या होता है, अल्फा² C/1 - अल्फा। लेकिन यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो अल्फा का मान है वो 1 से बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, लगभग 1 मान लेते हैं, और 1 मान के जो कि एक की जो वैल्यू आती है वो अल्फा² C आती है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा² C, और यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो क्या जाएगा, √KA/C, और 1/C को हम लिख सकते हैं, 1/C को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो 1/C की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। और यहाँ से इनको अलग अलग लिखें, यहाँ पे जो अल्फा जो है
रूट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगी और रूट सी के भी क्या हो जाएगी, एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ और वॉल्यूम बढ़ने पर और ये सी की वैल्यू कंसंट्रेशन सी कम होने पर अल्फा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, चूंकि H प्लस क्या है, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, अल्फा सी। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा सी, तो माइनस लॉग अल्फा सी और माइनस लॉग अल्फा इंटू नॉर्मेलिटी। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ली गई है वो नॉर्मेलिटी ली गई है, यानी मोलरिटी इंटू में एक्स फैक्टर, मोलरिटी इंटू में एक्स फैक्टर। कंसंट्रेशन अल्फा सी जो सी ली गई है कंसंट्रेशन वो नॉर्मेलिटी के रूप में ली गई है, यानी मोलरिटी इंटू में एक्स फैक्टर। वीक बेस की बात करते हैं तो वीक बेस में क्या हो जाएगा, BOH, यहाँ पर OH आ जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C1 माइनस अल्फा, B प्लस की अल्फा सी, OH माइनस की अल्फा सी। इनको भी इसमें KB का मान भी इसमें रखेंगे तो यहाँ से KB आ जाएगा अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को वीक बेस की कंडीशन में क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो KB का मान क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर C। ठीक है, यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो क्या जाएगा, रूट KB अपॉन में C और 1 अपॉन C को क्या लिख सकते हैं, V। तो ये भी वही बात आ गई कि अल्फा का मान है वॉल्यूम, रूट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल और C एंटी प्रोपोर्शनल होता है। और वहीं यदि इसको POH निकालते हैं तो OH की कंसंट्रेशन, तो यहाँ भी क्या जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। यानी बस एक चीज याद रखनी है आपको कि A बराबर भी क्या होता है, अल्फा स्क्वायर C होता है, अल्फा स्क्वायर C होता है, और KB बराबर भी क्या होता है, अल्फा स्क्वायर C होता है। इस चीज को याद रख लेंगे तो उसके बाद हम इनकी अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे रूट K अपॉन में C और रूट KB अपॉन में C वहां से निकाल लेंगे, 1 अपॉन C की जगह V रख देंगे तो ये सभी फॉर्मूले डायरेक्टली याद हो जाएंगे। अल्फा स्क्वायर C याद रखना है, K बराबर अल्फा स्क्वायर C, KB बराबर अल्फा स्क्वायर C। और उसके बाद यहाँ से अल्फा निकालेंगे इजीली और 1 अपॉन C का मान क्या होता है, V, और यहाँ से रख के निकाल लेंगे। और इनकी जो POH की होगी वो माइनस लॉग कंसंट्रेशन होती है, pH बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन होती है, तो वो निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ये ACOH दिया हुआ है, 2 अलग अलग दिए, जिसकी जो मोलरिटी इसकी बता 1 टाइम दी हुई है, इसकी क्या है 120, तो इसकी मोलरिटी ज़्यादा है। जिसकी मोलरिटी ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा होती है, उसकी अल्फा का मान क्या होता है, कम होता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा, अल्फा का मान क्या होता है, कम होता है। और इनके जो Ka का मान आएगा वो तो दोनों में क्या रहेगा, बराबर, Ka1 और Ka2 क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन जिसकी मोलरिटी, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी उसकी क्या हो जाएगी, अल्फा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो जो अल्फा होता है कैसे निकालें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी x अपॉन में a। इनिशियल में कितने अमाउंट थे वो, और अभी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कितने हैं, x, डिसोसिएट अमाउंट इतने हैं। इसको टोटल मोल भी बोल देते हैं इसको। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी एट एनी कंसंट्रेशन पर, और ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी बताई हुई है।
मोलर कंडक्टेंसी ये जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट एट दैट टाइम, उस समय कितने आयन प्रेजेंट है उसके समानुपाती होगी, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट के समानुपाती रहेगी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किस पर डिपेंड करेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और इनिशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, इनिशियल अमाउंट कितने प्रेजेंट है, उस पर ये डिपेंड करती है। अब यहाँ से अल्फा का मान निकालते हैं, तो अल्फा का मान कैसे निकलेगा, मोलर कंडक्टेंसी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंसी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये निकाल, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी भी ले सकते हैं एनी कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। यहाँ जो मोलर कंडक्टेंसी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी आती है, इट कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम, ये हम पहले निकाल के आ चुके हैं, मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी निकाल के आ चुके हैं, कप्पा अपॉन में सी या कप्पा अपॉन सी इंटू 1000 या कप्पा अपॉन सी डिवाइडेड बाय, ये मतलब इसको 1000 से डिवाइड कर रहा है इसको, ये इसमें हम पहले ही चेक करके आ चुके हैं मोलर कंडक्टेंसी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी कैसे निकालेंगे। और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो निकालते हो कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम कोलराउस लॉ, इसको कोलराउस लॉ से अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन की निकाल सीख के आए हैं उनके आयनों के द्वारा। और अल्फा का मान यहाँ से x अपॉन ए भी होता है, जो अभी यहाँ से देख के आए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट और इनिशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फ्रॉम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो, ये क्या बोलता है कि ए बराबर होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो बोलता है कि ए बराबर में क्या होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और यदि अल्फा का मान बहुत ज़्यादा कम है तो इसको हम एक मान, अल्फा 1 माइनस अल्फा को क्या मान लिया एक, तो के ए बराबर क्या हो जाता है, ये के ए, ये पीछे हमने सोल्व किया था कि ए का मान निकल के आता है अल्फा स्क्वायर सी अपन 1 माइनस अल्फा। यदि इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की अपन बात करते हैं तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान लेते हैं, और के ए बराबर क्या हो जाता है, के ए बराबर होता है अल्फा स्क्वायर सी। जब उस कंडीशन में क्या होता है, अल्फा की जगह हमने यहाँ पर क्या रख दिया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर रख दिया इसको, ये इसका मान इसमें ये रख कर ये बता दिया बस, और कुछ नहीं किया इसमें। और यहाँ क्या किया है, फॉर वी इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नॉट सो, अच्छा यहाँ पर बताया गया है कि अल्फा है, इतनी अल्फा स्मॉल नहीं होती, स्मॉल नहीं मानते अल्फा को, यही मानते अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा के रूप में ही देखते हैं इसको। तो इसको सोल्व करने के बाद ये 1 माइनस अल्फा यहाँ आएगा और अल्फा नीचे करते हैं इसको, एक अल्फा नीचे, तो अल्फा सी अपॉन में के ए, और यहाँ से इसको 1 अपॉन अल्फा का मान निकालते तो अल्फा सी अपॉन के ए प्लस में 1, ये डायरेक्टली इसको मतलब इस इक्वेशन से ही 1 अपॉन अल्फा निकाल रखा है, तो अल्फा सी अपॉन में के ए प्लस में 1 आ जाएगा। 1 अपॉन अल्फा का मान यदि हम कम नहीं मानते तब की बात है, अल्फा सी अपॉन में के ए प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी, यहाँ से अपने को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने को ये सेट करना पड़ेगा कि 1 अपॉन में लैम्डा सी या लैम्डा इनफाइनाइट बराबर लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट इंटू में सी अपॉन में के ए प्लस में 1। अच्छा, यहाँ पे जो ये अल्फा ली हुई है, इन अल्फा की जगह, दोनों अल्फा की जगह हमने यहाँ पे मान रख दिया लैम्डा एम, ये कंसंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अपने को यहाँ पे इन अल्फा का मान यहाँ पे रख दिया है, अल्फा का मान यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे अल्फा का मान पुट किया है। और यहाँ से अल्फा का मान रखने के बाद
इसको हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया है और फिर यहाँ से कैसे निकाल दिया। अच्छा ये हो गया, यू का यूँ हो गया, इसमें +1। अब यहाँ से जो लैम्डा एम इनफाइनाइट था इस साइड चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 में लैम्डा एम कंसंट्रेशन, ठीक है, और किस में ग्राफ खींचा हुआ है, लैम्डा एम सी यानी कंसंट्रेशन सी। अच्छा यानी जो ग्राफ खींचा हुआ है, ग्राफ इसमें और इसमें खींचा हुआ है, इन दोनों में ग्राफ खींचा हुआ है, तो जो सी होगा इसमें ये आ जाएगा, इंटरसेक्ट क्या आ जाएगा, 1 लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसका इंटरसेक्ट आ जाएगा और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 में लैम्डा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर के ए। ठीक है, इसको रटना नहीं है क्योंकि रटोगे तो थोड़ा बहुत इसमें भूलने की चांस रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये लिखना है कि ए बराबर अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से अपने को 1 माइनस अल्फा अल्फा इस तरीके से करके 1 अल्फा बराबर निकालेंगे अल्फा सी अपॉन के ए प्लस में सी। दोनों जगह अल्फा का मान रख देना है, यहाँ दोनों जगह क्या कर देना है, अल्फा का मान रख देना है। क्या आएगा अल्फा का मान, सी अपॉन इनफाइनाइट मतलब लैम्डा एम सी अपॉन में डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों की जगह रख देना है, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद ये इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से जो लैम्डा एम यहाँ से आया है ये इसके नीचे भी आएगा और ये इसके नीचे भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। डायरेक्टली याद कर लेना इसमें तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1 अल्फा बराबर में अल्फा स्क्वायर अल्फा सी अपॉन में के ए प्लस में 1। ठीक है, ये इक्वेशन याद हो जाएगी। अल्फा का मान इसमें रखेंगे, इसको याद रख लेंगे तो इसमें अल्फा का मान रख देंगे तो इसको ये तो उल्टा हो जाएगा और इसको इन दोनों की जगह रख के और यहाँ से इजीली निकल के आ जाएगा। ये डायरेक्टली आप इस तरीके से याद रख लेना, ये इक्वेशन नहीं भी पूछे तो इस तरीके से याद रख लेना। 1 लैम्डा एम कंसंट्रेशन पर और लैम्डा एम कंसंट्रेशन इंटू में सी के बीच ये ग्राफ खींचा हुआ है, तो इंटरसेक्ट किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर और स्लोप आएगा 1 में इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर इंटू में के ए। ठीक है, उसके बाद है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद डी बाई हकल कंसेप्ट। डी बाई हकल कंसेप्ट के द्वारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। अल्फा बराबर होता है लैम्डा एट कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अल्फा होती है। अकॉर्डिंग टू डी बाई हकल क्या कहता है कि मोलर कंडक्टेंस यानी कंसंट्रेशन क्या होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में -b रूट में c, ये होती है डी बाई हकल इक्वेशन होती है। लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट -b रूट c होता है। यहाँ से अल्फा का मान, अल्फा यहाँ पे जो लैम्डा एम सी की जगह अपने ये मान रख देंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट -b रूट c अपॉन में लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ से लैम्डा एम अल्फा बराबर में ये हो जाएगा और यहाँ से क्या करना है अपने को, इसको y मानते हैं, मतलब लैम्डा एम इनफाइनाइट और रूट c के बीच ग्राफ खींचा जाता है, तो इनका जो इंटरसेक्ट आएगा तो ये आ जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट अल्फा, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्ट और b क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन लैम्डा एम इनफाइनाइट अल्फा प्लस b रूट c आ जाएगा। फ्रॉम दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा एम सोल्व कर सकते हैं। नोट, लैम्डा एम सी बराबर में लैम्डा एम इनफाइनाइट -b रूट c, ये डी बाई हकल इक्वेशन जो हम पढ़े हैं, लैम्डा एम सी बराबर क्या होता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट -b रूट c। यहाँ से b रूट c निकालेंगे तो लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम सी। ठीक है, तो यहाँ से b निकालेंगे तो लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम सी अपॉन में रूट c, ये b की
बी की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से बी की हम यूनिट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1/2, रूट में है तो क्या कर देंगे 1/2, इनको दोनों को माइनस करने के बाद ये आएगी साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पर मोल लीटर कर देंगे 1/2 में आएगा ये। तो इस तरीके से इसकी यूनिट निकल के आ जाती है। साइन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की कितनी आ रही है यहाँ पर 7/2, क्योंकि इस लीटर को क्या मान लिया अपने 3/2 मान लिया, तो सेंटीमीटर की आ जाएगी 7/2 और मोल की कितनी आ जाएगी -3/2। ठीक है, ये यूनिट होती है बी की, सेंटीमीटर की 7/2 और मोल की -3/2 हो जाएगी। ओके, तो अब अभी तक जो हमने ये पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि देखो अभी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें अल्फा का मान निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस कुछ भी हो, सी और बटा में क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है, ऊपर सी रखना है नीचे इनफाइनाइट रखना है, ये अल्फा का मान है। ठीक है, और चूंकि अल्फा बराबर में क्या होता है, एक्स अपॉन में ए भी होता है, लेकिन अभी हमको क्या रखना है कि, और हम क्या पढ़ के आए कि जो के ए क्या हो, के ए का जो मान होता है, के ए का मान होता है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक बार इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उस कंडीशन में अल्फा का मान यहाँ डायरेक्ट रख देंगे, सी अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन क्या ये नहीं मानते, 1 अल्फा का मान कम नहीं मानते, उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ से 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा और अल्फा यहाँ आ जाएगा और के ए नीचे जाएगा, तो अल्फा सी के ए यहाँ इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे 1 अपॉन अल्फा, और ये 1 अपॉन अल्फा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो इन दोनों जगह अल्फा और अल्फा की जगह दोनों जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर सी अपॉन में इनफाइनाइट रख देंगे। यहाँ रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, लैम्डा एम इस साइड चला जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा एम, यहाँ 1 अपॉन में सी बराबर में सी एम सी और इंटू में सी बटा में लैम्डा में इनफाइनाइट का स्क्वायर के एक, यहाँ से ये ग्राफ आ जाएगा लैम्डा एम सी और एम सी के बीच में, तो ये इंटरसेक्ट आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय डी बाई एकल कंसेप्ट से निकालेंगे। तो सबसे पहले डी बाई एकल की इक्वेशन याद रखनी है, सी बराबर में इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। ठीक है, इसको इस सी की जगह इसका मान रख देंगे, इसका एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी का मान यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ से ये इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद लैम्डा एम इनफाइनाइट और रूट सी में ग्राफ खींचेंगे, तो ये इंटरसेक्ट आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो डी बाई एकल इक्वेशन थी वहाँ से अपने को यहाँ से बी की यूनिट निकाल लेनी है, क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर 7/2 मोल -3/2। ठीक है, ये बी की यूनिट आ जाएगी। डी बाई एकल इक्वेशन क्या होती है, सी बराबर इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। उसके बाद है कैलकुलेट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की क्या सोल्यूबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है कि H2 है, इसमें साल्ट रिजोल्व कर रहे हैं, तो ये सोल्यूबल भी हो सकता है, इनसोल्यूबल और स्पेरिंगली सोल्यूबल हो सकता है। यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगी तो ये सोल्यूबल होगी, ज़्यादा होगी तो इनसोल्यूबल रहेगा, और यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी की क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तो ये क्या रहेगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा। स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट कौन कौन से होते हैं, AgCl, AgBr, AgI, BaSO4, PbSO4, ये सब कैसे होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एक्सेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपने को। यहाँ पर देखिए
क्या लिया है, एक्सिस में H2 लिया है, तब जाके इसमें स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट डिजोल्व करना है अपने को। तो सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट बोलते हैं। मोलर कंडक्टेंसी बराबर होता है कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में मोलरिटी। मोलरिटी को यहाँ लेके आएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मोलर कंडक्टेंसी नीचे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन निकालिए। एस बराबर में कप्पा इंटू 1000 इंटू मोलर कंडक्टेंसी मोल पर लीटर सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट इन सॉल्यूशन, इसी को क्या बोल देते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। मोल बराबर क्या होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यानी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है मोल। यहाँ से हम क्या निकाल के इसका मास निकालते हैं यानी वेट निकालते, तो क्या करेंगे मोल को उसके मोलर मास से यदि मल्टीप्लाई कर दें, जितना मोल दिया उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा मास इन ग्राम आ जाएगा, उसका वेट निकल के आ जाएगा। सोल्यूबिलिटी कैसे निकालेंगे, सोल्यूबिलिटी बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंसी इंटू में मोलिकुलर वेट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। ये जो मोल था, मोल इसको कन्वर्ट कर दिया ग्राम पर लीटर में या मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, यहाँ मोलिकुलर वेट, इसके जो मोलिकुलर वेट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा ग्राम पर लीटर में, और ये मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो किस में ये आती है वैल्यू मोल पर लीटर में, ठीक है, किस में आती है मोल पर लीटर में, और मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा ग्राम पर लीटर से। AB2 बराबर क्या है A2 प्लस 2B माइनस इसकी सोल्युबिलिटी S है, इसकी S है और इसकी क्या है 2S है। KSP कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन B माइनस इसका चार्ज 2 तो इसका क्या है S, इसकी 2S का 2 तो इसका क्या जाएगा 4S क्यूब हो जाएगा। KSP निकालते हैं ऐसे, और उसके बाद है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते 4A साल्ट, 4A साल्ट यदि AXBY है, कोई भी साल्ट यदि AXBY है तो उसके लिए KSP कैसे निकालेंगे, x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y कर देना, x की पावर x, y की पावर y और s का कितना आएगा x प्लस में y। सोल्युबिलिटी शुड बी इन मोल पर लीटर में, यहाँ जो सोल्युबिलिटी किस में आएगी मोल पर लीटर में। जैसे AB साल्ट है तो क्या हो जाएगा S की पावर 2, AB2 रहेगा तो 4S क्यूब रहेगा। KSP AB3 में क्या जाएगा 27S4 और A2B2 में क्या जाएगा 108 S की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से S निकालेंगे तो KSP बटा में 4 की पावर 1/3, यहाँ से S निकालेंगे तो KSP बटा 27 की पावर 1/4, इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। KSP AB के लिए S स्क्वायर, AB2 के लिए 4S क्यूब, AB3 के लिए 27S4 और A2B2 के लिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में हम x और y का मान रख के इजीली निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक के वाटर निकालते हैं कैसे, H2 को डिसोशिएट करते हैं H प्लस OH माइनस में, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, K बराबर होता है H प्लस OH माइनस अपॉन H2, ठीक है। KH2 निकालते हैं तो K वाटर इसको बोलते हैं, H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन, और K वाटर का मान कितना होता है 55.5 और बराबर H प्लस OH माइनस। K वाटर बराबर क्या है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। टेम्परेचर बढ़ने से K वाटर इंक्रीज होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 की पावर -14 है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 की पावर -12, टेम्परेचर बढ़ाने से K वाटर बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है।
के वाटर 2 अपॉन के वाटर 1 का लॉग बराबर डेल एच अपॉन में 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर कितना 10 की पावर माइनस 14, के एच टू 10 की पावर कितना है माइनस 14 और के निकाल 10 की पावर माइनस 14 बटा में H2 की कंसंट्रेशन। H2 की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे 1000 बटा में 18। ठीक है, यहाँ से इतनी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 गुणा 10 की पावर माइनस 17। 18 गुणा 10 की पावर माइनस 17 क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2। H2 का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया फ्रॉम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन से इसकी वैल्यू कितनी आती है, के बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर सी, यहाँ से अल्फा निकालेंगे रूट के अपॉन सी, तो के बराबर क्या आता है 18 गुणा 10 की पावर माइनस 17 और बटा कंसंट्रेशन ऑफ H2 वही 1000 अपॉन 18 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ जो अल्फा की वैल्यू आती है के लिए अल्फा की वैल्यू आती है 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आई है H2 के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये 18 गुणा 10 की पावर माइनस 17 और अल्फा का मान आया है 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, अल्फा की अकॉर्डिंग टू दिस प्योर वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर वाटर होता है वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट नहीं होती। के वाटर बराबर क्या होता है H प्लस ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14, H प्लस ओ एच माइनस की कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगी। ये इसको क्या मानते हैं C मानते हैं, तो के वाटर बराबर क्या हो जाएगा C स्क्वायर। कंसंट्रेशन यदि H प्लस ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन को C मानते हैं तो के वाटर बराबर में क्या हो जाएगा C स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन C मानते, इसकी कंसंट्रेशन C मानते हैं तो के वाटर बराबर क्या हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा, ना कि H2 के H प्लस और के OH माइनस। मोलर कंडक्टेंसी बराबर क्या होती है कप्पा अपॉन में कंसंट्रेशन यहाँ पर कप्पा चल रहा है, अभी तक हमने के की वैल्यू निकाली थी वो डिसोसिएशन कांस्टेंट था। यहाँ कंडक्टिविटी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा और बटा में कंसंट्रेशन H प्लस के लिए ये OH माइनस के लिए। दोनों इक्वेशन को इसमें क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशन से के H2 निकालते हैं तो क्या से निकालेंगे C इंटू में मोलर कंडक्टेंसी ऑफ H प्लस प्लस C इंटू मोलर कंडक्टेंसी ऑफ OH माइनस में। यहाँ से के H प्लस कप्पा H प्लस निकालते हैं, कप्पा H प्लस कैसे निकालेंगे C इंटू मोलर कंडक्टेंसी, इसको C से मल्टीप्लाई करके के H प्लस और इन दोनों को जोड़ के कप्पा H2 की निकाल लेंगे। कप्पा H2 निकालेंगे तो इसकी मोलर कंडक्टेंसी इंटू में C इंटू में OH की मोलर कंडक्टेंसी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अपन यदि इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं इनकी तो क्या है H2 की मोलर के H2 अपॉन में मोलर कंडक्टेंसी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंसी ऑफ OH माइनस, मोलर कंडक्टेंसी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंसी ऑफ OH माइनस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के वाटर बराबर के H2 ये आ जाएगा इसमें। At certain temperature, the saturated solution of AgCl has conductivity दे रखी है 1.8 into 10 की पावर माइनस 6 mole सेंटीमीटर इनवर्स।
द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag plus and Cl minus are at infinite dilution 54.45 and 65.5 mole centimeter square mole inverse. Find out solubility of AgCl and KSP. सोल्यूबिलिटी निकलवाई है और क्या निकलवाया, KSP की वैल्यू निकलवाई है। तो सोल्यूबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसमें कप्पा की वैल्यू जो कंडक्टिविटी दे रखी है वो कंडक्टिविटी दे रखी है 1.8 × 10⁻⁶। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इसको हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी, मोलर कंडक्टिविटी मेरे को निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, AgCl दिया हुआ है, AgCl जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस और प्लस Cl माइनस में। इनकी क्या निकालेंगे अपन, मोलर कंडक्टिविटी। इनके जो ये जो कैटायन और एनायन संख्या एक एक ही है तो एक एक से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनके Ag प्लस की मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ के AgCl की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसका मान यहाँ रख के सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। उसके बाद है KSP। KSP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे KSP यहाँ से AgCl है, इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो KSP यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो इस KSP क्या आएगी, AgCl के S स्क्वायर। तो जो सॉल्युबिलिटी आई है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसमें क्या आ जाएगी, KSP की वैल्यू। और KSP की वैल्यू किस में आ रही है, सॉल्युबिलिटी किस में थी, मोल पर लीटर में, तो ये मोल स्क्वायर और लीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मोलर कंडक्टेंसी ऑफ CH3COOH एट 0.2 m concentration and at infinite dilution are 4.8 and 400 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. Calculate degree of dissociation, acid dissociation constant and pH of solution. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलवाया है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवाया और पीएच की वैल्यू निकलवाई है। तो कैसे निकाले, सबसे पहले जो अल्फा है वो कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन बटा में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर CH3COOH की। तो इसमें इनकी जो वैल्यू है वो रखेंगे, ये 4.8 अपॉन में 400 ये दे रखी है 0.2 मोल कंसंट्रेशन पर, तो कितनी है 4.8 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी है इसकी वैल्यू 400। तो 4.8 और अपॉन 400 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी अल्फा की वैल्यू। के एक ऐसे निकालते हैं, अल्फा का स्क्वायर इंटू में C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू अपन ने निकाल लिए 0.012, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी दी हुई है 0.2 मोल और 1 माइनस 0.012 ये अल्फा की वैल्यू रख के यहाँ पे अपन ने ये वैल्यू निकाल ली है इसकी। इसको लगभग 1 मान लिया है यहाँ पे और यहाँ के 1 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, उसके बाद पीएच कैसे निकालेंगे, माइनस लोग H प्लस की कंसंट्रेशन रखेंगे यहाँ पे और H प्लस की कंसंट्रेशन को अपन ऐसे लिखे अल्फा C या अल्फा इंटू में नॉर्मेलिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये निकल के आएगा माइनस लोग अल्फा इंटू में मोलरिटी इंटू में एक्स फैक्टर। मोलरिटी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, यहाँ अल्फा की वैल्यू ये मोलरिटी दी हुई है, एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से मोल माइनस लोग आ गए इतना, तो 3 माइनस लोग 2.4, तो ये 3 माइनस लोग 2.4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.38। तो ये इसका ये वैल्यू पीएच का मान आ जाएगा 2.68। कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज 2.2 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी दी हुई है 2.2 10⁻⁶, कप्पा की वैल्यू दी हुई है ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा की यूनिट होती है। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है AgNO3 की, HCl की और HNO3 की दी हुई है ये मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्युबिलिटी।
सोल्यूबिलिटी को चेक करना है अपने को। तो सबसे पहले अपन सोल्यूबिलिटी कैसे निकालते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl 1000 अपॉन में कप्पा अपॉन में लैम्डा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो जो ये यूनिट आएगी वो किस में आएगी, ग्राम पर लीटर में। किस में आएगी, ग्राम पर लीटर में ये वैल्यू आएगी इसकी। हाँ, तो अब अपने को हमारे पास एक कप्पा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2.2 10⁻⁶, लेकिन मोलिक्यूल ये नहीं दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी हुई है AgCl की। तो AgCl की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से निकालेंगे, NO3 की HCl की जोड़ के इसमें से HNO3 की माइनस कर देंगे, AgCl की निकल के आ जाएगी। यहाँ पे इसका मान रखेंगे और इसका मोलिकुलर वेट रखेंगे AgCl का, और ये जो वैल्यू फिर आएगी किस में आएगी, ग्राम पर लीटर में आएगी। यदि ये वैल्यू नहीं रखते यहाँ पर तो मोल पर लीटर में ये वैल्यू आती। फॉर साल्ट AB हैविंग मोलर मास ऑफ 200 ग्राम पर मोल, कप्पा AB बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स। H2 के लिए कप्पा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसकी जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कैटायन 1 है और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी, एनायन की कंडक्टिविटी दे रखी है 0.485 ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। मोल इनवर्स में वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब ये क्या दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी, ग्राम पर लीटर में सोल्यूबिलिटी निकलवाइए। तो अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, इस सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कप्पा अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट और मोलर मास ऑफ AB इन ग्राम पर लीटर में चाहिए मोलर मास। अब इसमें क्या है, कप्पा की जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये कप्पा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने पास। कप्पा की जो वैल्यू, कप्पा AB की जो वैल्यू दी हुई है उसमें अपने को H2 की माइनस करनी है। सॉल्यूशन में से किसकी माइनस करनी है, H2 की माइनस करनी है। तो के सॉल्यूशन की कितनी है इसमें 1.5 इंटू 10⁻³ और H2 की इसमें से माइनस किया है। माइनस करने के बाद इसकी जो AB की जो वैल्यू आ जाएगी 1.485 आ जाएगी, ओके। और उसके बाद AB की वैल्यू आ गई। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, A की मोलर कंडक्टिविटी में B की मोलर कंडक्टिविटी जोड़ना है और आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, इनके कैटायन एनायन की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी 1 है, इसकी कितनी 0.485 है। दोनों को जोड़ देंगे, इनकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। और AB का मोलर मास इसमें दिया हुआ है 200 ग्राम पर मोल में दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर। अच्छा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम पर लीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी। Calculate the solubility and solubility product of CO2 FeCl in water at 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे इनकी कप्पा की वैल्यू दी हुई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका क्या होता है, यूनिट होती है। CO कोबाल्ट 2 प्लस की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मोल इनवर्स लिया है तो मोलर कंडक्टिविटी, और FeCl 4 माइनस की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। और निकलवाया क्या, सोल्यूबिलिटी निकलवाई है। तो इन दोनों से पहले इसकी क्या निकालेंगे, इसकी वो निकाल लेंगे मोलर कंडक्टिविटी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी वो निकालेंगे यहाँ से। और कोबाल्ट की संख्या 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, और ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। और उसके बाद इससे क्या निकालेंगे, इसकी कप्पा की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों में से। तो इसमें से सॉल्यूशन में से H2 की माइनस कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट की
कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें इसका मान रख देंगे सॉल्युबिलिटी के फॉर्मूले में, कप्पा इंटू में 1000 अपन मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ इसमें मान रख देंगे इनका, ये दोनों से मल्टीप्लाई करके इसमें का डिवाइड करके इसमें ये मोल पर लीटर में वैल्यू आएगी। किस में आएगी? मोल पर लीटर में वैल्यू आएगी इसकी। और जब इसका हमें क्या निकालना हो, KSP की वैल्यू निकालनी हो, KSP की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 4h क्यूब से निकालेंगे, इसे h का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे और ये वैल्यू ये आ जाएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद है द मोलर कंडक्टेंसी ऑफ एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज 150 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स and ionic conductancy of OH minus and Cl minus are 198 and 76 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. What will be the molar conductivity of solution of NH4OH at infinite dilution if the conductivity of 0.01 m solution of NH4 is 9.5 to 10 की पावर से ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आल्सो फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलवाया है इसमें। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी यानी कंसंट्रेशन अपन क्या करना पड़ता है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पड़ता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कैसे निकालेंगे? इसमें NH4OH की निकालेंगे। इसमें NH4OH के लिए अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? NH4Cl इसमें किस किस की दी हुई है? NH4Cl की दी हुई है 150 और OH माइनस की दी हुई है और Cl माइनस की दी हुई है। तो इनमें से NH4Cl प्लस OH माइनस माइनस Cl माइनस करके इसकी NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगी। उसके बाद इसकी एनी कंसंट्रेशन पर क्या निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी? कप्पा इंटू 1000 अपन मोलरिटी। कप्पा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है? 9.5 टू 10 की पावर -5 दी हुई है और बटा में इसकी क्या मोलरिटी कितनी दी हुई है? 0.01 मोलरिटी दी हुई है। इसमें कितनी दी है? ये कप्पा की वैल्यू दी हुई है ओम इनवर्स, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या दिया हुआ है? उसका मोलरिटी दी हुई है। तो इसमें इसका डिवाइड कर देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए इसको 1000 से गुणा करके ये वैल्यू निकल के आएगी इसकी। ठीक है, और यहाँ से अब अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कंसंट्रेशन पर अपने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। इन दोनों से डिवाइड करके और अपन ने अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, निकाल लेना। ओके, इसके बाद ये 2 क्वेश्चन और है।